गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है जल संसाधन। हम लोग सभी सुनते आए हैं जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, जल है वो जीवन का आधार है। तो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है जल संसाधन। यानी जल है वो प्राणियों के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए अति आवश्यक एक तत्व घटक। इसके बिना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं, ऐसा थ्योरी बैंग बैंग थ्योरी है, उसमें कहा गया है, लिखा गया है कि जब पृथ्वी सूरज से अलग हुई, उसका टुकड़ा माना जाता है, तो कई लाखों बरस तक इस पर बारिश हुई, तब ये इस योग्य हुई कि यहाँ जीव जंतु पैदा हो सके। अर्थात बिना जल के जीव जंतु है वो पैदा होते ही नहीं है। तो जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जहाँ पर सारी की सारी पर्यावरणीय स्थिति पृथ्वी की समान है, लेकिन जल नहीं होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, या वहाँ पर मनुष्य है या कोई भी जो प्राणी है वो पैदा नहीं हो सकता, या वहाँ रह नहीं सकता, वहाँ जीवन नहीं है। जीवन का अभाव जिन ग्रहों पर है वहाँ पर जल का भी अभाव पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो जल है उसमें 71% जल है तथा 29% स्थल है, यानी जमीनी भाग। इसमें पहाड़ आ जाते हैं, चट्टानें आ जाती हैं, पठार आ जाते हैं, जो कृषि योग्य भूमि आ जाती है, इन सबको मिलाकर 29% बनता है। और अकेले पृथ्वी पर किसी प्रकार का जो समुद्री जल हो सकता है, नदियों का जल हो सकता है, वो जो घिरा हुआ है वो 71% क्षेत्र है पूरी पृथ्वी का, वो जल से घिरा हुआ है। इस जल का 97% भाग है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है, यानी वो पीने योग्य नहीं है। 97%, सिर्फ 3% जो जल है वही उपयोग योग्य है, यानी पूरी पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें से 3% है वही उपयोग योग्य। इसको हम लोग इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जो पिंक कलर दिखा रखा है, उस पिंक कलर किसको दर्शा रहा है? वो हिमालयों के रूप में जो जल है, यानी जो बर्फ जमी हुई है जहां पर, वो जल है। वो जल कितना प्रतिशत है? 69% है वो पृथ्वी पर पाया जाता है। अब वो जल है वो बर्फ के रूप में रहता है, लेकिन हम तक कैसे पहुंचता है? वो हम तक कैसे पहुंच पाता है? हम तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए उसे? वो गर्मी पाकर, सूरज की गर्मी है वो प्राप्त करके, और वो जो बर्फ की चट्टानें हैं वो पिघल जाती है और नदियों के रूप में हमारे तक पहुंचती है। तो वो पानी है जो हिमालय का पानी है या हिमालयों का पानी है, वो पिघल कर हम तक पहुंचता है और पीने योग्य पानी है वो हम उपयोग में लेते हैं। भूमिगत जल है उसका प्रतिशत है वो है 30%, जो ब्लू कलर को दिखा रहा है। भूमिगत यानी जमीन के नीचे का जल है, जो हम लोग कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल्स के माध्यम से या अन्य किसी भी संसाधन के माध्यम से धरती के गर्भ में से निकालते हैं और उसे पीने के काम में लेते हैं। कितना प्रतिशत है? 30% है। और अन्य कोई भी स्रोत हो सकते हैं, उनसे जो पीने योग्य पानी, जो पानी हमें मिलता है वो है 1%। जो येलो बिल्कुल महीन जो लाइन है वो दिखा रही है 1%, वो बहुत कम होता है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही लाइन, इसलिए इस डायग्राम को यहाँ दिखाया गया है। 1% है वो पीले कलर को, येलो कलर को दर्शा रहा है, वो अन्य रूपों में जल है वो पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए 69 + 30 + 1 यानी 100% जो जल है उसका ये डायग्राम है, ये दर्शाता है। पुनः देखते हैं हम लोग इस डायग्राम को। ये जो पिंक कलर है वो जो जल है पृथ्वी के ऊपर, वो हिमालयों के रूप में पाया जाने वाला जल है, अर्थात वो बर्फ के रूप में पाया जाने वाला जल है, जो किसी न किसी कारण की वजह से पिघल कर हमारे पीने योग्य बनता है नदियों के रूप में, यानी किसी प्रकार से वो हमें पीने लायक योग्य पानी है वो प्राप्त होता है। दूसरा भूमिगत जल है वो 30% भूमिगत जल है। भूमि में प्रवाहित जो जल है किसी भी कारण से भूमि के अंदर चला जाता है। अंदर बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे ट्यूबवेल्स के रूप में, कुओं के रूप में ये पानी है वो पीने योग्य पानी हम निकालते हैं, और पीने योग्य या सिंचाई योग्य पानी है वो हम लोग लेते हैं। और 1% है वो अन्य संसाधनों से हमें जल प्राप्त होता है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं जल प्रबंधन। देखिए जल है वो बहुत है, लेकिन उस जल का उपयोग बहुत कम हो पा रहा है। इसलिए
हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये महसूस किया गया जितना भी जल है उसका अगर सही प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट अच्छा किया जाए, तो हम कई सालों तक जो पानी हमारे पास उपलब्ध है, हम सभी जानते हैं कि आगे आने वाले समय में पानी की क्या उपलब्धता रहेगी हमें कुछ भी नहीं पता। यानी कयास लगाया जा रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं रहेगा या कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो जल हमारे पास उपलब्ध है उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। तो वर्षा जल का अधिकांश भाग जो हमें नदियों के माध्यम से प्राप्त होता है वो समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। हमारे आसपास से जो नदियां बहती है उससे हम पानी ले आते हैं, मटके के रूप में लाए या नाली के रूप में लाए या किसी भी अन्य रूप में उसे पी लिया, लेकिन जो जल नदी के प्रवाह के साथ चला जाता है वो प्रवाहित होकर कहां जा रहा है? वो सीधा कैसा समुद्र में जा रहा है। समुद्र में मिलते ही वो पीने योग्य नहीं रहता। वर्षा की अनियमितता, कई बार भारत में वर्षा समय पर नहीं होती, कई क्षेत्रों में अकाल पड़ जाता है, सूखे की स्थिति होती है। तो इन सब से निपटने के लिए बारिश, बरसात का टाइम पे नहीं होना, अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, इन सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमारे देश में आजादी के बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई और पंचवर्षीय योजनाओं में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिसका उद्घाटन जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा गया? उन्होंने कहा ये भावी जो पीढ़ी है या भारत है उसके मंदिर है, ये हमारे लिए मंदिर के समान है, पूजनीय, पवित्र है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें बहुत फायदा होने वाला है, इनसे हमारा जीवन है वो सरल बनने वाला है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो प्रारंभ करने का उद्देश्य था एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाना, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बांधों का निर्माण किया गया, यानी जो पानी बहकर नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है उसे रोका जाना चाहिए। देखिए प्रवाहित जल है उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए डैम यानी बांध बनाए गए, बड़े बड़े बांध बनाए गए। बड़ी नदियां थी जो ताकतवर नदियां हैं जिनमें पानी ज्यादा आता है उसमें बड़े बांध बनाए गए, उन बांधों के साथ भी छोटे यानी छोटे बांध भी बनाए गए। क्यों? क्योंकि एक बांध बरसात के सीजन में, बारिश के सीजन में जल के प्रवाह को रोक नहीं सकता, वो कागज के टुकड़ों की तरह बरसात का जो पानी होता है नदी का प्रवाह उसे बहाकर ले जाता है। इसलिए हमें उसके गेट खोलने पड़ेंगे ताकि वो पानी प्रवाहित हो। तो कहां जाएगा? तो बाढ़ के रूप में आगे चला जाएगा, तो आगे कुछ किलोमीटर जाके छोटा बांध बनाना पड़ेगा ताकि उस जल को रोक सके, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा तो एक और बनाना पड़ेगा। और जहां जहां बांध बनाए जाते हैं उन बांधों के आसपास भित्रिकाएं बनाई जाती हैं, यानी नहरें बनाई जाती हैं ताकि उस पानी के प्रेशर को कम किया जा सके और उसे सिंचाई के काम में लिया जा सके। इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं कहने का उद्देश्य यही है कि इनसे एक से ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी बांधों के रूप में जब हम जल है उस जल को इकट्ठा करते हैं तो सबसे पहला हमारा जो उपयोग होता है, बेसिक उपयोग होता है, वो इसका होता है पीने के काम में आता है पानी। कई दिन तक नदियों का पानी तो हो सकता है सूख जाए बारिश नहीं हो, तो वो जो बांधों के पास आसपास पानी इकट्ठा होगा काफी समय तक वहां के आसपास के जहां बांध बना हो वहां के आसपास के लोग हैं वो पीने के काम में उसे ले सकते हैं। दूसरा उसका प्रयोग होगा वो सिंचाई की, यानी आसपास की जमीन है उसमें वितरिकाओं के माध्यम से, नहरों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके। तीसरा इसका उपयोग होता है वो है हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं। पन बिजली पानी से बनने वाली बिजली। तो इसमें क्या होता है, बांध है उनके जो गेट जब खोले जाते हैं तो पानी बड़ी प्रेशर से पड़ता है, तो टरबाइन लगा दिया जाता है, उस टरबाइन के पंखे के ऊपर वो पानी पड़ता है और पंखा चलता है और उससे जो बिजली बनती है, जो ऊर्जा निकलती है उसे स्टोरेज करते हैं और आसपास के गांव में बिजली वो पहुंचाई जा सकती है। तो बिजली की पूर्ति वो भी की जा सकती है। तो एक से अधिक उद्देश्य हैं, इनकी पूर्ति होने के कारण इन योजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अब हम पृथ्वी पर जल की स्थिति देखते हैं तो पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा जल है वो महासागरीय जल है और ये कितना प्रतिशत है, 97%, 97%, जो ये नीले कलर को दर्शा रहा है। नीला जो कलर है वो पृथ्वी के ऊपर 97% महासागरीय खारे जल को दर्शा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है महासागरीय खारा जल, यानी ये नीला जो कलर दिखाई दे रहा है ये खारा जल है। इसके अलावा पिंक कलर दिखाई दे रहा है,
ये शुद्ध जल है, जो पीने लायक जल है, वो मात्र कितना प्रतिशत है? 3% है। हमारी पृथ्वी के ऊपर पीने लायक जो पानी है वो कितना प्रतिशत है? मात्र 3% है, जो अनेक स्रोतों से हमें प्राप्त हो सकता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पानी की कमी नहीं है पृथ्वी पर, लेकिन पीने योग्य पानी की कमी है। तो इस पानी को हम बचा सकते हैं। काफी ऐसे स्रोत हैं। इस जो अध्याय हमारा, ये जो लेसन है, इसमें इसका नाम रखा गया जल संसाधन, अर्थात जल को एक संसाधन के रूप में कार्य में लिया जा सके। यानी जल है, उसे जीवन में इतना महत्व दिया जा सके ताकि वो जीवन के साथ जुड़कर हमारे जीवन में खुशहाली ला सके। यानी वो जल है, वो पीने के काम में भी आए, सिंचाई के काम में भी आए, उससे बिजली बनाई जाए और भी बहुत सारे कार्य किए जाए। तो ये क्या हो गया? ये हमारा मित्र हो गया। जल है वो हमारा मित्र हो गया, और मित्र है वो हमेशा काम आता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारा ध्यान रखता है। उसी प्रकार से जल है वो हमारा ध्यान रखता है, हमारा परम मित्र है। इसलिए अगर हम उसे पवित्र परम मित्र मानेंगे तो फिर क्या होगा? हम उसे वेस्टेज नहीं जाने देंगे, उसे खराब नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भी काम में आएगा। तो इसलिए जल संसाधन के इस लेसन में हम लोग यही जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कितना प्रतिशत जल है वो हिमालयों के रूप में है, कितना प्रतिशत जल है वो भूमिगत जल है, कितना अन्य स्रोतों से हमें मिलता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि 69% जल है वो अकेले हिमालयों के रूप में हमें प्राप्त होता है, और 30% जल है वो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर से निकलता है, और 1% हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति थी डायग्राम की, वो थी महासागरीय जो जल है, खारा जल है। पूरी दुनिया में जो जल है वो महासागरों से प्राप्त होता है, वो खारा पीने लायक पानी नहीं है। उसकी स्थिति वो 97% है, जो डायग्राम में ब्लू कलर में दिखाया गया है। मात्र शुद्ध जल है वो 3% है, जो पीने योग्य 3% पानी है, जो पिंक कलर को दर्शाता है, इस डायग्राम में दिया गया है, इसको दर्शाता है। तो डायग्राम को अच्छी तरह देख लिया जाए। तो इस डायग्राम को आप लोग अपने नोटबुक है उसमें बना लेंगे, तो आपको आगे भी ये चीज है ये ध्यान में रहेगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर जल की स्थिति क्या है। तो जल की स्थिति है, उसको देखने के लिए डायग्राम को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, और इस डायग्राम को आप लोग अपने नोटबुक में उतार के आराम से इसे याद कर सकते हैं, ताकि आगे आपका ज्योग्राफिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट हो सके और कुछ जानकारी भी आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है यहीं समाप्त किया जाता है। थैंक यू।